नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह फरवरी महीने के करंट अफेयर्स हैं जो दृष्टि आईएएस संस्था के द्वारा मैगजीन निकाली जाती है। आज हम उस मैगजीन से इन तथ्यों को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में पहले 10 महत्वपूर्ण तथ्य होंगे और फिर इससे अगला पार्ट जल्द ही आप लोगों के लिए आएगा। तो इसका अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तो आज हम इन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि 75 लाख से अधिक, कितने लाख से अधिक? तो 75 लाख से डाटा याद रखिए कि 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो गया है। ठीक है, तो आगे चर्चा में क्यों है। 31 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक कनेक्शन, कितने लाख से? तो 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन दे करके 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल के रूप में उत्साह के साथ मनाया है। ठीक है, हर घर जल 75 लाख नल क्या है? तो इसका जो टैगलाइन था वो हर घर जल 75 लाख नल के साथ इस समारोह को उत्साह के साथ मनाया है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विभाग की समस्त टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए 75 इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों की स्मृति को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया है। तो जो यह टीम है उत्तर प्रदेश विभाग की, जो जल विभाग की टीम है, इसने 75 इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन की 2 साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म आएगी, हर घर पानी खुद निगरानी। ठीक है, हर घर पानी खुद निगरानी का अनावरण और उपलब्धियां गिनाती बुकलेट का विमोचन किया गया है। ठीक है, और कार्यक्रम में खास कर कहाँ पे, तो जो यूपी है इसमें बुंदेलखंड जो है, ये विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया। ठीक है, तो बुंदेलखंड के एरिया में पानी की कमी रहती थी, वहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया गया है, इसको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया। और पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने से मिली खुशियों को सांस्कृतिक झलकियों से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो 75 लाख नल कनेक्शन दिया है। और जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में, कितने? तो 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में 75,26,740, कितना? तो 75,26,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश से आगे क्या है? बिहार है, जो कि 1.5 करोड़ से अधिक दे चुका है। महाराष्ट्र 1.6 करोड़ और गुजरात 91 लाख। उत्तर प्रदेश ने कितना दिया? 75 लाख। लेकिन टॉप पर कौन है? बिहार, जो कि 1.5 करोड़, महाराष्ट्र 1 करोड़ और गुजरात 91 लाख के साथ ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे है। और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश 75 लाख नल कनेक्शन दे करके चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांव, कितने गांव? तो 55 गांव ईडा में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा? तो 2 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में शामिल हो गए हैं। किसमें? तो यह जो है अब यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में शामिल हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, तो किस में शामिल हो गए? पूरा ईडा का फुल फॉर्म क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कितने गांव शामिल हुए हैं? 55 गांव। चलिए इससे रिलेटेड मुख्य बिंदु देखते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में इन गाँव के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इन गाँव में कितने गाँव? 55 गाँव। अब यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए फिर से, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर जिले के 40 गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे, अब कितने और गांव हो गए हैं? 55 गांव। ठीक है, नेक्स्ट है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब भी विकसित होगा। इस हब को रेल मार्ग से जोड़ने वाली
इस हब को रेल मार्ग से जोड़ने की भी योजना थी। इसके लिए प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ा के दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के पास ले जाना था। इसके लिए प्राधिकरण ने 55 गाँवों को शामिल करने की योजना बनाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत। तो कहाँ के? तो गोरखपुर के कितने विद्यालय? 40 विद्यालय। किस योजना से? पीएम श्री योजना से। ठीक है, तो 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के BSA रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएम श्री योजना से गोरखपुर जिले के 40 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर विद्यालय पे करीब 2-2 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। कितने? तो 2-2 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और इनमें माध्यमिक और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। ठीक है, एक माध्यमिक है और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। प्राइमरी लेवल तक के स्कूलों को यहाँ अपग्रेड किया जाएगा। हर विकास खंड से 2-2 विद्यालयों को विभिन्न मानकों पर प्राप्तांक के आधार पर मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सभी विकास खंडों से 4-4 स्कूलों की सूची तैयार कर भेजी गई है। 4 स्कूलों की भेजी गई है। बेसिक शिक्षा के कुल 80 स्कूलों में से क्योंकि वो 4-4 भेजे हैं करके 80 भेजे हैं और यहाँ 2-2 चुनी जाएगी। 2-2 से 40 गाँव, मतलब 40 स्कूल चुने जाएंगे। ठीक है, किस योजना के तहत? ये याद रखिएगा, पीएम श्री योजना के तहत। इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 के अंतर्गत बच्चों को उनकी दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पेडागोजी आधारित पाठ्यक्रम में शिक्षण कार्य संचालित होगा। रन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट, जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो और कब तक के लिए है? प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण में योजना को 5 साल के लिए 2022 से 27 तक के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग है। ठीक है, पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, पीएम श्री किसकी योजना है? तो पीएम श्री केंद्र सरकार की योजना है। इसमें देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। यह इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए कि मुख्यमंत्री ने डीजी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर डीजी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह मोबाइल डीजी वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। तो डीजी वैन क्या करेगी? तो यह जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। प्रमुख बिंदु क्या है कि G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना है और यह डीजी वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण 9 पहलों माई गाँव, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, UPI, उमंग, GSTN, साइबर सुरक्षित भारत, आरोग्य सेतु आदि को दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो डीजी वैन है, ये जितनी भी डिजिटल कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाई गई हैं इनके बारे में जनता को बताएगी। तो डीजी वैन में VR सेटअप भी है जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन जैसे UPI एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप पे भुगतान, डिजी लॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे। ठीक है, ये वहाँ पे बताएगा कि कैसे ये जो हमारे डिजिटल ऐप हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो इस वैन में क्या होगा? तो 2 स्क्रीन होगा इंटरेक्टिव क्विज के लिए जिस पर डिजिटल इंडिया और G20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए कि इस क्रम में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्मार्ट टैबलेट फ़ोन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 लाख युवाओं को टैबलेट जो दिया जा चुका है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है डिजिटल इंडिया बनाने के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रेरणा पोर्टल विकसित किया गया है। ओके, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1076 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन है। ओके, इसका उपयोग अच्छे से किया जा रहा है। कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए SJVNL ने उत्तर प्रदेश सरकार से AMU किया। तो कानपुर में सोलर प्लांट लगेगा, किसने किया है? तो SJVNL ने किया है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश सरकार से MOU किया है।
ठीक है। तो कितने करोड़ का किया है, तो देखिए जो सतलज ये है उसका फुल फॉर्म होता है सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। यह नवरत्न कंपनी है सरकार की। तो इसने 3500 करोड़ रुपए के एक लागत से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। ओके, कितने करोड़ रुपए लागत लेंगे, तो 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में 3000 एकड़ जमीन मांगी है। कितने एकड़, तो 3000 एकड़ जमीन मांगी है। और इस जमीन पर करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ओके, और इससे 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदूषण रहित बिजली की वजह से पर्यावरण को भी लाभ होगा। ओके, तो चलिए, और वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर प्लांट निर्माणाधीन है। ओके, तो यह कानपुर नगर में लगाया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट सम्मानित हो गई है। तो जो कैडेट थी गणतंत्र दिवस परेड में वह शामिल हुई थी और वह सम्मानित हुई है। तो उत्तर प्रदेश के राजभवन लखनऊ में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया गया है। इस परेड में कुल 52 गर्ल्स कैडेट ने भाग लिया था, ठीक है। तो जो एनसीसी कैडेट ने था उसमें से 52 जो थी वह लड़कियां थीं जिन्हें ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो जो प्रिंतिकर दिवाकर थे यह वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं, सीनियर जज हैं। अब यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेन जज होंगे। ओके, तो मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कौन है, 50वें नंबर के हैं ये DY चंद्रचूड़। इनकी अध्यक्षता में कॉलेजियम व्यवस्था होती है जजों का चयन करने के लिए, तो उन्होंने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। तो किसको किया है, प्रिंतिकर दिवाकर को। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से सिफारिश में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि इस टाइम पे राजेश बिंदल हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से, तो ये जो थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो चुके हैं, तो अब इनका जो स्थान है वो खाली है। और खाली पे इन्होंने कहा है कि जो न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर है इनको वहाँ पे नियुक्त किया जाए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, ठीक है। यह एक बहुत ही युवा मोटर बाइकर है। तो यहाँ जो है लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 2023 का, इसमें सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि युवा मोटर बाइकर रेसर श्रेयस हरीश जो है वो बेंगलोर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं श्रेयस हरीश, तो नाम याद रखिए श्रेयस हरीश। ये 12 साल की इनकी एज है और ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। इनकी अपनी ही एक अलग पहचान है। मोटर बाइक रेसर जो श्रेयस है विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। विश्व रेस में इन्होंने क्वालिफाई भी किया है और हाल ही में उन्हें फिम मिनी जीपी वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किया है। किसमें, तो फिम मिनी जीपी में। और श्रेयस भारत के पहले मिनी जीपी चैंपियन भी हैं। तो पहले मिनी जीपी चैंपियन कौन है, तो श्रेयस भारत है। इन्हें फिम मिनी जीपी वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। और इनकी उम्र कितनी है, 12 साल की है। युवा मोटर बाइकर रेसर श्रेयस हरीश को बचपन से ही बाइक चलाने का बहुत शौक था। उन्होंने केवल 7 साल की उम्र से बाइक चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। मोटो जीपी जो है वो भारत के आयोजक फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने श्रेयस के पालन पोषण का जिम्मा उठाया है। तो जो मोटो जीपी के आयोजक थे फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स इन्होंने क्या किया है कि श्रेयस के पालन पोषण का जिम्मा उठाया है, यानी आगे ये लोग इसका खर्चा देखेंगे। तो 10-12 फरवरी 2023 तक चलने वाला उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए कि लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए 300 बिस्तर वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कुश्ती के लिए एक उन्नत हॉल और एक खेल चिकित्सा केंद्र का,
ठीक है। तो एक उन्होंने क्या किया है कि हॉस्टल दिया है 300 बिस्तर वाला छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्होंने एक कुश्ती के लिए हॉल दिया है और एक खेल चिकित्सा केंद्र दिया है, ठीक है। तो चलिए, और इन्होंने क्या किया है कि लखनऊ स्थित जो भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र महिला कुश्ती एथलीटों के राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां पर भारत के विशिष्ट वर्ग की महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो लखनऊ में 300 बिस्तर वाले छात्रावास के निर्माण के साथ इसकी क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। अब यहाँ किसी भी समय में राष्ट्रीय शिविर में जो आने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके 460 एथलीटों के रहने की क्षमता स्थापित हो गई है। ओके, चलिए, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में हुआ, ठीक है। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन में 33,50,000 करोड़, कितने, तो 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ पे कुल 19,058 MOU शामिल हुए, लगभग 19,000 MOU शामिल हुए हैं और 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, ठीक है। करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार मिला, कितने, 93,82,607 लोगों को रोजगार मिला, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके लिए क्या, राज्य सरकारों निवेशकों की सुविधा के लिए, जो निवेशक आ रहे थे सुविधा के लिए और MOU के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। ओके, चलिए, तो 3 दिवसीय यह UPGIS चला था। इसका जो शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और समापन राष्ट्रपति जी ने किया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो ये सब फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार रहीं। कौन कौन आया, तो अमेरिका आया, UK आया, कनाडा आया, जापान भी आए थे, जापान वाले भी, दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, UAE जैसे कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार देश रहे थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया था। इससे पहले 2018 में किया था और 28,000 करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर MOU साइन किए गए थे, ठीक है। चलिए, उच्च शिक्षा मंत्री ने G20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो G20 जब सम्मेलन हो रहा था तो आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 13 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होटल सेंट्रम सुशांत गोल्ड सिटी में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में, कहाँ, तो आंवला में और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा कि आंवला और फूलपुर में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है, तो इफ्को के, ठीक है। किया तो उर्वरक मंत्री है, लेकिन जो यह कंपनी लगा रही है वो इफ्को लगा रही है। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में इफ्को कहते हैं, तो इफ्को ने क्या किया है कि नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, तो यही याद रखना है आपको कि आंवला और फूलपुर में इफ्को का था और रसायन मंत्री ने किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। तो 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, ठीक है। चलिए, TTL और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति। तो 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कि TTL एवं राज्य सरकार के मध्य तैयार किए गए MOU को हस्ताक्षरित कर अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव को अनुमति कर दी है। ओके,
ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग। ओके, तो 17 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? एम देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में भरपूर बिजली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना है तो कौन सा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना किस राज्य की पहल है? तो यह यूपी की पहल है। तो इसके अनुसार बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए? 1000 करोड़ रुपए। यह पूछ सकता है कि कितने करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़ रुपए जो है वो इस पर आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिए दिए जाएंगे। ओके, तो ये मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना यूपी की पहल है। ओके, चलिए, पूर्वांचल की शान 2023 में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियाँ सम्मानित। चलिए, तो इसमें देखते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अमर उजाला की ओर से एक होटल में आयोजित पूर्वांचल की शान, क्या नाम था? तो पूर्वांचल की शान में जो उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाने वाली विभूतियाँ हैं उनको सम्मानित किया। तो कौन कौन से किनका सम्मान हुआ है? तो ये देख लीजिए कि वाराणसी से जो है प्रोफेसर राम मोहन पाठक का, भदोही के कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी का, गाजीपुर के रूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया का, मिर्ज़ापुर के कौन है? तो मिर्ज़ापुर के अरुण कुमार दुबे, सेठ द्वारका बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज का, सत्यम इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर जयप्रकाश मौर्य का। ठीक है, जौनपुर से किसका हुआ है? तो जौनपुर से जो है क्षितिज कुमार शर्मा और ईसा हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव का हुआ है। और गोरखपुर के जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है इनके प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार का, और टेनिस खिलाड़ी सगुन कुमारी, डीपी मोटर्स के नितिन मतन हेलिया का हुआ है। और कुशीनगर के गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निर्देशक ओपी गुप्ता का, कृष्णा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो है डॉक्टर संजय गुप्ता का सम्मान हुआ है। अब नेक्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज होटल। तो जो ये उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के इन्होंने बताया कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए